Good morning, sir. Sir, you have 20 years of legal experience and you have rendered experts' opinion on complex issues across the whole world. Sir, can you tell us the best practices to write a legal opinion? श्योर रमशा। तो आज हम एक चीज जान लेते हैं कि लीगल ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करनी है। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे या पूरी बात सुनोगे तो आपको तीन चार चीजें सीखने को मिलेंगी। नंबर वन, लीगल ओपिनियन का फ्रेमवर्क क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स है लीगल ओपिनियन के। नंबर टू, सम कॉमन इंग्लिश वर्ड्स विच हैव टू बी यूज्ड इन द लीगल ओपिनियन टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड टू प्रोटेक्ट द लॉ फर्म ऑल्सो। नंबर थ्री, वी विल ऑल्सो डिस्कस अ केस स्टडी जहां पे एक्चुअल लीगल ओपिनियन जो हम लोगों ने बनाया है वो ओपिनियन में आप देखोगे कि किस तरह से ड्राफ्टिंग के फाइनल फेज में किस तरह से ओपिनियन दिखता है एक्चुअली। सो लीगल ओपिनियन में 6 पार्ट्स होते हैं। सो इफ you write all these 6 parts, then your opinion will be fully well written. Number one. Number two, it can be understood in all the context. Number three, it will also be easy for the client to resolve the issues. So first जो पार्ट होता है लीगल ओपिनियन का वो होता है जब आप लीगल ओपिनियन लिखते हो तो फैक्ट्स। सो आपको क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास से आती है, हम उसको एक वर्ड देते हैं और उसका नाम होता है केस फॉर ओपिनियन। सो इफ क्लाइंट हैज रिटन सम फैक्ट्स तो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकता है, क्लाइंट का लॉ ऑफिसर भी लिख सकता है, सीईओ भी आपको लिख सकता है और कंपनी सेक्रेटरी भी आपको क्वेरी भेज सकता है। तो जो मेल आएगी क्वेरी की, कई बार वो बहुत डिटेल्ड होती है, कई बार उनमें बहुत कम फैक्ट्स होते हैं, तो हमें फिर से पूछना पड़ता है कि प्लीज गिव अस मोर फैक्ट्स। उसको हम बोलते हैं केस फॉर ओपिनियन। सो केस फॉर ओपिनियन जब आप आता है तो आप नंबर वन लीगल ओपिनियन में फैक्ट्स, केस फॉर ओपिनियन से फैक्ट्स लेके लिखते हैं। नंबर टू, अगर आपने कोई एडिशनल क्लेरिफिकेशन क्लाइंट से लिया है तो भी फैक्ट्स जो है वो आप फैक्ट्स लिखते हो। जब फैक्ट्स आप लिखते हो अपने लीगल ओपिनियन में फर्स्ट पार्ट में, तो आपको जनरली 2-3 वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं। नंबर वन, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड। व्हेन यू आर राइटिंग फैक्ट्स, you may not know whether actually it is fact or it is not fact. So it is better to use the word we have been informed by the client and then write the fact. क्योंकि क्लाइंट अगर बाय चांस इनकरेक्ट फैक्ट दे रहा है तो फ्यूचर में, क्योंकि आपने उसके बेस पे लीगल ओपिनियन दिए, तो आप पे लाइबिलिटी ना आए, बिकॉज ही नोज हिज फैक्ट्स बेटर देन यू। सो राइट इट लाइक। सेकेंडली, सेकेंड वर्ड विच यू कैन यूज इज आई अंडरस्टैंड। सो जो डिस्कशन हुआ है उसमें आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये फैक्ट्स होंगे, दे मे बी परफेक्टली करेक्ट और इनकरेक्ट। I don't have a mechanism to verify. I am trusting the client with the facts which he or she or the company is giving us. So ये इस तरह से facts लिखना है। Facts लिखने में दूसरी चीजें जो ध्यान रखनी है, relevant facts. So when a client comes to you for seeking a legal opinion, वो बहुत सारे facts आपको देगा। And when you go and do some research, background research, even if you go to the company's website to understand, और जो KYC डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने दिया है उस कंपनी के रिकॉर्ड में भी बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये सर्च करना है कि उसमें से कौन से रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ ओपिनियन, कौन से नॉट रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ ओपिनियन। तो आपको रेलेवेंट फैक्ट्स लिखना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया फैक्ट्स। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है लीगल ओपिनियन का, इसको बोलते हैं क्वेरी। So let me tell you the 6 facts to get 6 parts of the framework of the legal opinion, then one by one we are discussing it. तो सबसे पहले facts हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में क्वेरी हो गई। पार्ट 3 में आप जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, whether it is law, whether it is policy, whether it is documents, वो सब लिखते हो। पार्ट 4 में आप क्वेरीज वन बाय वन रिजॉल्व करते हो, अप्लाइंग द लॉ, स्टैंडर्ड्स, कोड्स और द जजमेंट्स। पार्ट 5 में आप पूरे को कंपाइल करते हो एज अ कंक्लूजन, ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली फाइनली यू आल्सो मेक अ फाइनल कंक्लूजन दैट आल्सो वर्क्स एज अ एग्जीक्यूटिव समरी जो ऊपर लिखी जा सकती है। सो लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन। तो आपने सबसे पहले फैक्ट्स लिख लिए। पार्ट 2 में आपको क्वेरी फ्रेम करनी होती है। सो वट एवर क्लाइंट हैज रिटन, उसमें आपको यह देखना पड़ता है कि एक्चुअली व्हाट इज ही वांटिंग टू नो फ्रॉम यू। एंड जब आप क्वेरी लिखते हो तो वो क्वेश्चन फॉर्म में क्वेरी होती है, और जनरली जो क्वेरी स्टार्ट होती है वेदर। सो वेदर के बाद आप जो क्लाइंट पूछ रहा है
whether this law is applicable to my company or not, whether I can do this activity or not, whether I need to do this compliance or not, whether, so whether से you start the query and ultimately question mark आप लगाते हो। और queries में सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली है वो है स्पेसिफिक इज टेरिफिक। क्वेरी शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक हो सकते। और अगर कोई क्वेरी लंबी पूछ ली क्लाइंट ने तो आप उसको 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्वेरी 1 दिस, क्वेरी 2 वेदर, क्वेरी 2 वेदर XYZ, क्वेरी 4, क्वेरी 5। तो सेकेंड स्टेज होता है आपका कि आपको क्वेरीज, सेकेंड पार्ट में आपको क्वेरीज लिखते हैं। पार्ट 3 ऑफ द लीगल ओपिनियन में अब आपने सारे फैक्ट्स लिख दिए हैं अपने पार्ट 1 में लीगल ओपिनियन में, यू आर वेल वर्स्ड विद द कंपनी। पार्ट 2 में आपके लीगल ओपिनियन में आपने क्वेरीज लिख दिए तो आपको क्वेश्चंस भी पता है पूरी की पूरी की चाहता क्या है क्लाइंट, ठीक है। पार्ट 3 में whatever documents you are reviewing, whatever documents the client has given you, you have to mention कि we have perused these documents. Number 1 memorandum of understanding, number 2 contract dated so and so, number 3 this document, number, client may give you lot of documents, client may also not give you some documents. So whatever documents are available, on the basis of those documents you have given the legal opinion, it should be clearly mentioned कि these are the documents supplied to us. उसके बाद आप लिखते हो कौन सी लॉ, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स आपने परस्यू करी है फॉर गिविंग द लीगल ओपिनियन। जनरली हम क्या करते हैं, जब ये थर्ड पार्ट लिखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड या लॉ रिव्यूड, पॉलिसी रिव्यूड, जजमेंट रिव्यूज, तो जो डॉक्यूमेंट रिव्यूड है वो तो पहले लिख लेते हैं हम लोग और लीगल ओपिनियन आगे का बनाना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी फाइनलाइज द ओपिनियन तब तक हमें क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा लॉ हमने रिव्यू करा है। तो फिर वी गो बैक टू द सेकेंड पार्ट एंड देन ऐड ऑल दोज जजमेंट्स, और जो भी हमने रिव्यू करे हैं, जो भी हमने लॉ रिव्यू करा है, जो भी हमने स्टैंडर्ड्स रिव्यू करे हैं, जो भी हमने पॉलिसी रिव्यू करी है, जो भी हमने जजमेंट रिव्यू करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में जो फोर्थ पार्ट है कि अब वी हैव द फैक्ट्स इन प्लेस, वी हैव क्वेरीज इन प्लेस, वी हैव जो जो हमें रिव्यू करने के लिए मटेरियल अवेलेबल है वो भी हमारा इन प्लेस है। तो फोर्थ पार्ट में क्वेरी वाइज हम आंसर करते हैं। सो क्वेरी 1 लिखेंगे और उसमें लॉ और फैक्ट्स और लॉ को अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, व्हाट शुड बी सी सो दैट वी आर एबल टू आंसर द क्वेरीज, लीगल क्वेरी इन इफेक्टिव वे। तो नंबर 1 हमें देखना है लॉ, नंबर 2 हमें देखना है पॉलिसी, नंबर 3 हमें देखना है स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 हमें देखना है केस लॉज, जजमेंट्स। और इसी सीक्वेंस में अगर आप रखोगे इसको तो इट विल बी वेरी लॉजिकल। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वेरी नंबर 1 को आप आंसर करने वाले हो, तो आपने क्वेरी नंबर 1 रिप्रोड्यूस करी, उसके नीचे आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉ देखना है क्या है। तो आप, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ, व्हाट डू वी सी। तो आपको सिंपल देखना है, नंबर 1 लॉ का मतलब ओनली 5 थिंग्स। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है, इस क्वेरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, दिस इज रिप्रोड्यूस्ड। नंबर 2 आप देखोगे एक्ट में इसके बारे में क्या लिखा है एंड उसको आप रिप्रोड्यूस करोगे कि एक्ट के बारे में, इस क्वेरी के बारे में क्या लिखा है। नंबर 3 आप देखोगे रूल्स में क्या लिखा है इस क्वेरी के बारे में। नंबर 4 में आप देखोगे रेगुलेशंस में क्वेरी के बारे में क्या लिखा है। नंबर 5 में आप देखोगे नोटिफिकेशन, जो गजट नोटिफिकेशन हुए हैं बिसाइड्स ऑल द 4 अबव, उसमें क्या लिखा है। तो ये आपका लॉ कवर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें एनर्जी सेक्टर में इतने ओपिनियंस देते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन देख, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में हमारे नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और एनर्जी कंजर्वेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और कंजर्वेशन एक्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रूल्स और उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशंस एंड देन वी सी नोटिफिकेशंस, गजट नोटिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू दोस क्वेरीज। तो ये सीक्वेंस में इसी तरह से मैं आंसर करता हूं सारे के सारे। उसके बाद हमें उस क्वेरी में, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर वी हैव टू सी कि व्हाट आर द पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेरीज, बिकॉज लॉ इज फर्म, अप्लाई करना ही करना है, अगर नहीं करा तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बट पॉलिसी हैज अ पर्सुएसिव वैल्यू। जब आपके पास 2 इंटरप्रिटेशन है तो वो इंटरप्रिटेशन आपको देना है जो पॉलिसी से अलाइन करे। तो पॉलिसी में क्या देखना है, पॉलिसी में भी 5 चीजें देखना है। नंबर 1,
अगर कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने विद द नेम पॉलिसी रिलीज करा है, तो इट इज पॉलिसी. यू हैव टू सी एंड राइट डाउन व्हाट इज रिटन इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. Number two, if government of India or state government has released any guidelines with respect to aspect mentioned in the query or query raised, then you have to write down guidelines में क्या लिखा हुआ है इस query के बारे में. Guidelines कई बार government उसको procedure भी बोलती है, methodology भी बोलती है. ठीक है. थर्ड, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करा है विद द वर्ड प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, नेशनल मिशन और पॉलिसी. अच्छा, प्लान का ऑल्टरनेटिव वर्ड है प्रोग्राम, रोड मैप, मिशन. तो ये रिलीज करा है, दैट इज ऑल्सो पॉलिसी, तो वो आपको लिख देना है. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करती है विद द वर्ड स्कीम, तो वो जो डॉक्यूमेंट में लिखा है स्कीम में, स्कीम फंड से रिलेटेड होती है जनरली, तो वो आपको रिप्रोड्यूस करना है. एंड फाइनली फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ पॉलिसी इज मॉडल एक्ट. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई मॉडल एक्ट रिलीज करा है तो वो आपको लिख देना है, दैट इज द पॉलिसी. अब आपने लॉ मेंशन कर दिया, पॉलिसी मेंशन कर दी विथ रिस्पेक्ट टू अपनी क्वेरी जो क्लाइंट ने रेज करी. थर्ड चीज जो आपको देखना है, और स्पेशली ये कॉम्प्लेक्स लीगल ओपिनियन में बहुत काम आती है, जब आप लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करें, जब एयरक्राफ्ट एक्ट की बात करें, तो इसमें ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो थर्ड, लॉ, पॉलिसी और के बाद हमें स्टैंडर्ड्स देखने पड़ते हैं. स्टैंडर्ड्स देखने के लिए अलग अलग जो एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स बनाने वाला है. स्पेशली जैसे पावर सेक्टर की, अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स मेंशन करेंगे. फिर हम जाएंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अंडर ब्यूरो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, वो स्टैंडर्ड्स मेंशन करेंगे. फिर बीआईएस, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, तो आप जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1987 के अंदर जो बीआईएस है उसने क्या स्टैंडर्ड आपकी क्वेरी से रिलेटेड बनाए, वो आप लिखेंगे. फिर आप अगर ई मोबिलिटी में है तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखोगे आप. ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई स्टैंडर्ड्स बनाए तो वो लिखेंगे. वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वेरी करेंगे. आपको इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करके उनकी जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो आपको देख करके वो स्टैंडर्ड्स लिखना पड़ेगा. जब आपने उस क्वेरी के बारे में लॉ भी लिख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, आपने पॉलिसी भी लिख दी, जो पॉलिसी भी है, गाइडलाइंस भी है, प्लान भी है, स्कीम भी है और मॉडल लॉज भी है. फिर स्टैंडर्ड्स भी लिख दिए विद डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री. तब आपको जो फोर्थ थिंग जो आपको लिखना है वो ये लिखना है केस लॉस, हाउ द कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड इट. तो और आपको जनरली जो स्टार्ट करना है, कोशिश करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के आप जजमेंट्स रेफर करें. सो जनरली वी अवॉइड रेफरिंग कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या है, उनके हम जजमेंट्स रेफर नहीं करते हैं. हम एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स रेफर करते हैं. सेकेंडली, हम अगर कोई एक्सपर्ट बॉडी है या अपेलेट अथॉरिटी है, स्पेशलाइज्ड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है जो उस सेक्टर के बारे में जजमेंट्स पास कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लॉज में अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सर्विस मैटर में कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तब हम उस एक्सपर्ट क्वाजी जुडिशियल बॉडी की भी जजमेंट्स को रेफर करते हैं. बस यही हमें इनको रेफर करना है. अब जब आपके उस क्वेरी के बारे में फैक्ट्स आ गए, उस क्वेरी के बारे में लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आ गए, तब आप उसका फाइनल कंक्लूजन देते हो. कंक्लूजन में आप क्लियरली मेंशन करते हो, इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस and in view of the above applicable law, my opinion is this. And उसमें भी specific is terrific. After that, you write that I have nothing further to add. कभी भी legal opinion में आप किसी को confusion में, अपने आप को भी confusion में नहीं रखते हो कि आप अपने लिए ये रास्ता नहीं निकाल के रखते हो कि मैं सर मुझे ये भी पता था पर मैं ऐड करना भूल गया. ऐसा कुछ नहीं होता. जो भी आपको पता है just put it there in the legal opinion, write it that I have nothing further to add. If you have anything further to add, just add it. You have to close the matter. Litigation is not good for the society, not for the industry, not for the nation. You have to close the matter then and there. तो query 1 आपने आंसर करी, फिर इसी सेम फॉर्मेट में आप query 2 करते हो, फिर इसी सेम फॉर्मेट में query 3 करते हो, इसी सेम फॉर्मेट में query 5 करते हो. उसके स्पेसिफिक कंक्लूजन आप देते जाते हो. लेट अस अज्यूम 5 क्वेरीज है तो आपने 5 क्वेरीज के आंसर दे दिए.
अल्टीमेटली जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आप कंसोलिडेट करते हो। पार्ट 5 में आप टोटल फाइनल कंक्लूजन लिखते हो, जहां पे आप जितनी भी 5 क्वेरीज के आंसर आपने लिखे हैं वो पांचों क्वेरीज के आंसर आप रिप्रोड्यूस करते हो। और जब वो रिप्रोड्यूस करते हो तो आप उस केस में दो तीन चीजें और कर सकते हो। एक तो आपने क्वेरीज को एड्रेस कर दिया, आप ये भी लिख सकते हो व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व। सो मे बी कुछ जो कमर्शियल लॉज हैं उसमें सिर्फ फाइन का मैटर है कि भाई 500 रुपए का फाइन लगेगा, 1000 रुपए का फाइन लगेगा, रिस्क है ना ये। आपने बोल दिया कि ये कंप्लायंस करना है, लेकिन उसका फाइन तो 500 रुपए है सिर्फ, और कंप्लायंस करने में बहुत सारा टाइम एफर्ट जा रहा है। तो आप रिस्क इन्वॉल्व लिख दो। जब कंपनी को लगेगा कि यार रिस्क कम है, व्हाई डोंट मे बी वी कैन डिले इट, और मे बी वी कैन कल अगले साल करा लें कुछ, तो दे कैन टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, मान लो इट इज लाइक जेल टर्म, इट इज गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, इन दैट केस इट बिकम्स वेरी अर्जेंट। तो आपको रिस्क इन्वॉल्व लिखना है उसमें। रिस्क इन्वॉल्व के बाद आपको रिस्क मिटिगेशन भी लिखना है। रिस्क मिटिगेशन में आप जनरली एक आंसर नहीं देते हो। रिस्क मिटिगेशन में क्वेरीज का तो आपको एक आंसर देना है, लेकिन रिस्क मिटिगेशन में आपको ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शन, सर आपके पास ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है, एंड यू मे शैल नहीं, यू मे टेक अ डिसीजन कि आपको कौन सा ऑप्शन, अल्टीमेटली द क्लाइंट हैज टू डिसाइड विच ऑप्शन ही हैज टू एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आप उसको डिसीजन मेकिंग की, यू एम्पावर द क्लाइंट विद द इंफॉर्मेशन, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव एंड वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द लॉ ऑफ द लैंड। अब क्लाइंट अपने आप डिसाइड कर लेगा कि वॉट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर हिम। ये लीगल ओपिनियन थोड़ी डिटेल बन जाती है, और कितना भी कॉम्प्लेक्स मैटर हो इसका सॉल्यूशन आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस निकल के आएगा। लेकिन अब लेट अस अज्यूम अगर कॉम्प्लेक्स लीगल ओपिनियन है और वो इट इज रनिंग इनटू पेजेस एक्चुअली, एंड इट इज लॉन्ग, 10 15 20 30 पेजेस की लीगल ओपिनियन बन गई है। अब जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या सीएमडी है, उसके लिए बहुत सारी अदर प्रायोरिटीज हैं, ही विल नॉट बी एबल टू रीड द एंटायर लीगल ओपिनियन। सो जो आपने जो मास्टर कंक्लूजन बनाया है उसको आप एग्जीक्यूटिव समरी बना करके फर्स्ट पेज में भी लगा सकते हैं। जब आपने फैक्ट्स लिखे, फैक्ट्स के बाद एक बॉक्स बना के आप फाइनल कंक्लूजन डाल सकते हो, एंड सो दैट द क्लाइंट नोज कि यार ये कंक्लूजन निकलने वाला है। उस तरह से ही विल अप्रोच रीडिंग। इफ यू वांट्स डिटेल, ही विल अप्रोच रीडिंग। अगर मान लीजिए 5 क्वेरीज में से एक क्वेरी में उसको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मे बी ही विल गो टू सेकंड क्वेरी एंड स्टार्ट रीडिंग इट द डिटेल्स, सो इट विल बिकम इजियर फॉर हिम। और जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीईओ सीएमडी, वो सिर्फ फर्स्ट जो पेज पढ़ के ही उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस विल हेल्प द क्लाइंट मूव फॉरवर्ड एंड टेक डिसीजन। था कि जो हम लीगल ओपिनियन बनाते हैं तो वो उसमें क्या कोई स्टैंडर्ड ऐसे होता है कि कितने पेजेस का लीगल ओपिनियन होना चाहिए या नहीं? दैट्स अ वंडरफुल। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। द लीगल ओपिनियन कैन बी ऑफ 1 पेज ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ 100 पेजेस ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, कितने फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं और कितने लॉ अप्लाई हो रहे हैं उसमें, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ज्यादा लॉज एप्लीकेबल होंगे, और जब लॉ साइलेंट होता है किसी चीज में, उस केस में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लीगल ओपिनियन देना, क्योंकि आप फिर क्या होता है, आप परसुएसिव वैल्यू में चले जाते हो, फिर आप कस्टम्स में चले जाते हो, लॉ पॉलिसी स्टैंडर्ड्स डीप जाना शुरू कर देते हो। ठीक है, ऑल राइट। सो सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक ड्राफ्ट लीगल ओपिनियन जो हमने दी थी वो किस तरह से बनी है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले जो वॉट एवर इज द लेटर हेड ऑफ योर लॉ फर्म, और इफ यू आर कॉमन लॉयर तो अपना नाम आप लिख देंगे, एंड जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हैं लीगल ओपिनियन वो जरूर लिखिएगा, बाय ईमेल और बाय स्पीड पोस्ट, हाउ आर यू ट्रांसफरिंग दैट लीगल ओपिनियन। एंड जनरली हमारे केस में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में रेफरेंस नंबर डालते हैं, क्योंकि जिससे कि अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद भी क्लाइंट अगर फिर से समझना चाहे या लीगल ओपिनियन एक्सेस करना चाहे तो वो हमें भी एक्सेसिबल हो, क्लाइंट को भी एक्सेसिबल हो, एंड हम रेफर बैक कर सके। उसके बाद डेट एंड लीगल ओपिनियन। क्वेरिस्ट, सबसे पहले क्वेरिस्ट का नाम, whoever is asking for legal opinion, then you name him as querist। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद वी राइट काइंड अटेंशन एंड स्पेसिफिक नेम। जिस भी पर्सन ने अगर लीगल ओपिनियन मांगा है उसका नाम क्लियरली लिखना चाहिए, क्योंकि जनरली कॉर्पोरेट्स लीगल ओपिनियन मांगते हैं इन जनरल, एंड कॉर्पोरेट्स के केस में वहां पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो आप अगर कुछ चीज भेज रहे हो तो इट मे गेट लॉस्ट एक्चुअली।
So it's specifically you have to tell. Then whatever is the subject of the legal opinion, it should be clearly mentioned. Legal opinion inter alia on this. ये पावर सेक्टर का है, इसलिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और टैरिफ्स की बात हो रही है, बट इट कैन बी ऑफ एनी अदर मैटर ऑल्सो. तो ये स्पेसिफिकली, और फिर क्योंकि इंडिया में स्टेट के पास पावर्स अलग है, सेंट्रल के पास पावर अलग है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के जो रेगुलेशंस और रूल्स अप्लाई होंगे वहां पे विद अलोंग विद द सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑलराइट. एंड अब आप देखोगे कि वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू बी रेंडर्ड, एंड जो चीज, अच्छा किसी से भी आपका डिस्कशन हुआ है तो यू हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट and due regard to that person also, because the law officer or the company secretary and the chartered accountant have also worked hard in their own companies to collate, collect and present data before you. So you have to write names of the people who have collated, collected data on behalf of the client. Secondly, internal team, क्योंकि these are very complex issues, तो कई बार 2-3 लोग मिलकर legal opinion बनाते हैं in the firm itself. तो जो एसोसिएट्स या जो सीनियर एसोसिएट्स या जो पार्टनर्स लीगल ओपिनियन देते हैं, उन पार्टनर्स का भी नाम आपको ड्यू क्रेडिट इस लीगल ओपिनियन में देना है, क्योंकि ये लीगल ओपिनियंस ऑलमोस्ट कई बार 50-100 साल तक यूज करती हैं, रेफर होती हैं ये लीगल ओपिनियंस. ऑलराइट. सो दिस क्रेडिट हैज बीन गिवन, एंड देयर आफ्टर वी आर राइटिंग ब्रीफ बैकग्राउंड एंड इन्फॉर्मेशन. तो ब्रीफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जो फैक्ट्स हैं, those facts are being mentioned one by one कि ये facts इस केस में इस कंपनी की ये facts हैं. और and after that you can see कि in after these facts we are writing what laws, policies, regulations. Just see the sequence. Constitution में कुछ लिखा नहीं था, इसलिए सेंट्रल एक्ट से स्टार्ट करा कि कौन सा रेफर करें, फिर स्टेट एक्ट से स्टार्ट करा क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व है, फिर सेंट्रल रूल से स्टार्ट करा, फिर सेंट्रल रेगुलेशन पे आए हम लोग, फिर हम स्टैंडर्ड्स पे आ गए, फिर स्टेट रेगुलेशन पे आ गए हम लोग. ठीक है. So we have mentioned all the, उसके बाद आप देखिए पॉलिसी पे आ गए हम लोग. पहले लॉ डिस्कस करा, फिर पॉलिसी डिस्कस करी, उसके बाद क्वेरीज के डॉक्यूमेंट्स. So whatever are the documents which have been provided by, whether it is power purchase agreement, whether it is application for registration, any and every document provided by the client is also mentioned in the legal opinion. ठीक है. And it also clearly shows कि all our opinion is based on these documents actually. ऑल राइट. इसके बाद कई बार क्या होता है, बिकॉज टेक्निकल जब मैटर्स होते हैं तो टेक्निकल मैटर्स में काफी बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जिस तरह से AOA, COD. पूरे लीगल ओपिनियन में आपने अगर डिफाइन नहीं करा है शॉर्ट फॉर्म को, डोंट यूज इट, देन राइट इट इन फुल. सो अगर फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग MOA, इट शुड बी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय MOA. एब्रीविएशन में अगर नहीं लिखा है आपने, नहीं, अगर आप मान लीजिए 1-2 ही वर्ड्स है तो आप एब्रीविएशन नहीं देते हो, आप पूरा वर्ड्स पूरा लिखते हो MOA. यू हैव टू डिफाइन इट. और अगर बहुत सारे आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी यूज कर रहे हैं, डोंट अज्यूम दैट द क्लाइंट विल नो इट, जस्ट राइट इट. ऑलराइट. सो ये एब्रीविएशंस है. एंड देन in view of the above facts, these are the opinions, queries for opinions which have been raised. So query 1, query 2, query 3 करके, in this particular case 7 queries were there, which was regarding by renewable energy certificate भी थी, electricity duty भी थी, parallel operating charges भी थी, cross subsidy, additional surcharge और other matters also. And then what we do is the following are the answers to the queries in seriatim. Query 1 आएगी हमारी, फिर आंसर स्टार्ट होगा. आंसर में जो सीक्वेंस मैंने बताया था फर्स्ट फेज में, वो सीक्वेंस में यू आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑल द लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड. अब लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स को करने के बाद आपने उसको फैक्ट्स पे अप्लाई करा, और फैक्ट्स में अप्लाई करने के बाद आपने फिर कंक्लूजन दिया. ये कंक्लूजन, जब आप फर्स्ट क्वेरी का कंक्लूजन दे रहे हो तो ये कंक्लूजन आ गया. अब देन आफ्टर कंक्लूजन एंड देन यू राइट, आप देखो इसमें क्या लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हेंस क्वेरी 1 स्टैंड्स आंसर्ड and TILA has nothing further to add. You are just, if you have something to research, do it. Otherwise, write it. ठीक है, you are closing the matter. Query 2 पे फिर आपने query 2 भी स्टार्ट करा. सेम प्रोसीजर you have to apply for query 2. एंड मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ. कंक्लूजन आपका आ गया. फिर आपने query 3 का कंक्लूजन दिया. इस तरह से आपने सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी एप्लीकेबल है, लॉज भी एप्लीकेबल है, जजमेंट्स भी इतने सारे एप्लीकेबल हैं.
and then we reach to the end. आप ये देखो, अब फाइनल कंक्लूजन हो गया. द अबव मेंशन्ड रेगुलेशंस प्रोवाइड्स एलिजिबिलिटी. ये सॉरी, इसमें नहीं आएगा. फिर कंडीशन फाइनल कंक्लूजन लिखिए. फाइनल कंक्लूजन में व्हाट यू डू इज कि जितने कंक्लूजन्स थे वो सब आप यहां पे एक साथ रिप्रोड्यूस कर देते हो. मान लीजिए किसी को डिटेल्स में नहीं जाना है, हाउ वी हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन, आपको उसको सिर्फ स्टेप लेना है. एज अ इंजीनियर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ ऑफिसर, ही हैज टू टेक स्टेप्स एक्चुअली. तो सीधे आप फाइनल कंक्लूजन में जाकर के वो देख सकता है कि लीगल क्वेरी फर्स्ट का ये आंसर है, लीगल क्वेरी 2 का ये आंसर है, लीगल क्वेरी 3 का ये आंसर है, 4 का ये आंसर है, 5 का ये आंसर है, 6 का ये आंसर है, एंड 7 क्वेरी का ये आंसर है. एंड देन अल्टीमेटली आप अपनी टीम को थैंक करते हो. तो इस केस में यू हैव रिटन, वी थैंक डॉक्टर रजनी पटेल, जॉइंट मैनेजिंग पार्टनर आयुषी दीक्षित, मिस शिवानी अग्रवाल, मिस खुशबू गुप्ता एंड मिस सात्विक. इन सब लोगों ने रिसर्च करी थी इसमें. सो यू मेंशन एंड हेल्प टेल देम कि ये इन लोगों ने रिसर्च करी थी. एंड देन यू ऑल्सो राइट टू द क्लाइंट, अगर इससे एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो दे कैन आस्क. नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद द मैटर एक्चुअली. एंड देन द मैटर क्लोजेस विद द सिग्नेचर. सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड look forward to interacting with all of you again. DJF नमस्कार, टीला प्रणाम.